नमस्ते। मैं हूं अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जॉब मंत्रा पे। आज हम करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के PYQ सीरीज में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में सेट 8। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विकल्प भूकंपीय लहरों से संबंध नहीं है। भूकंपीय लहरों में किस टाइप के लहर निकलते हैं? जो उसमें सिस्मिक वेव निकलती हैं, कितने टाइप की होती हैं? एक तो P वेव आती है, एक S वेव आती है और एक L वेव आती है ना। जो जो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है और ट्रांसवर्स वेव होती है। अनुप्रस्थ कौन सी होती है? S वेव्स को अनुप्रस्थ बोलते हैं, P वेव्स को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं और जो L वेव होती है ये क्या होती है? सरफेस वेव होती है ना। तो जो इनमें से A B C ये तीन के तीनों किससे संबंधित हैं? भूकंपीय तरंगों से संबंधित है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो इससे संबंधित नहीं है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। पोताश्रय लहरें क्या होती हैं? वो लहरें होती हैं जो जो ये मतलब कि समुद्र में आती हैं। ठीक है, समुद्र में जो आती है वेव उनको बोलते हैं पोताश्रय लहरें। ठीक है, तो इनमें से क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आपको यदि इनमें से कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस तरह से चलती है, तो जैसे साउंड वेव चलता है उस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलती है। ऐसे मतलब कि उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जिस तरह से उसके गति कर रही है। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो ऐसे चलती है ना, यानी जिस तरह से लाइट वेव चलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्वच्छांश वायुमंडलीय दबाव पट्टियों के मध्य स्थित है। देखिए अस्वच्छांश कहाँ पे स्थित है? अस्वच्छांश 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में स्थित होता है। कैसे? पहले हम इसको समझते हैं। देखिए जैसे समझिए कि यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे डोलड्रम पेटी होती है और यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं 0 से 5 डिग्री के बीच। लेकिन ये 30 से 35 डिग्री पे जा करके वापस नीचे की ओर उतरता है, इनका अवतलन होता है इन हवाओं का। तो जहाँ पर ये अवतलन होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लो प्रेशर है क्योंकि हवा ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पे जो हवा अवतलित हो रही है यहाँ पे कौन सा होगा? हाई प्रेशर। इसको अस्वच्छांश क्यों कहते हैं? जब यहाँ पे हवाएं उतरती हैं, पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, जब जहाज़ों पे लाद करके घोड़ों को जहाज़ों पे लाद करके समुद्र से जब गुजरते थे तो 30 से 35 डिग्री के बीच में जब पहुँचते थे ये वाले में, तो इनको ऐसा महसूस होने लगता था कि यार जो जहाज़ का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि जितना लेके चले थे लोड उतना ही रहता था, लेकिन उनको ऐसा एहसास होता था कि हमारे जो यहाँ पे लोड है बढ़ गया। तो उनमें से वो कुछ घोड़ों को जहाज से उतार करके फेंक देते थे। इसीलिए इस जो अक्षांश है उसी को अस्वच्छांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड के रूप में भी जाने लग गया। और लोड बढ़ने का मेन कारण क्या होता था? क्योंकि यहाँ पे हवाएं जो होती थी अवतलित होती थी। लोग उस टाइम पे समझ में नहीं पाते थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ के बीच में हवाएं नीचे की ओर अवतलित होती हैं। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आएगा सब ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पे आएगा? सब ट्रॉपिकल रीजन में। ऑप्शन सी वाला जो सही है, यानी कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, तो ये दूसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस मानक में से मौसम की परिस्थिति का मापन किया जाता है, देखो हाइड्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? द्रव के सापेक्षिक घनत्व को नापते हैं। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व को नापने के काम में आता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, ओप्सोमीटर से क्या नापते हैं? ये मानचित्र के नापक में काम आता है। ठीक है, ये मानचित्र में रिलेटेड है ये टर्म। जो बैरोमीटर होता है हम इससे प्रेशर नापते हैं। क्या? वायुमंडलीय प्रेशर नापते हैं। जब हम वायुमंडलीय प्रेशर नापते हैं तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि आगे आने वाला मौसम कैसा होगा, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, बारिश आने वाली है, कैसे होगा, तो हम इससे पता लगाते हैं। देखिए जैसे क्या होता है ना कि ये बैरोमीटर का जो पारा होता है
उसका यदि वो बहुत तेजी से नीचे आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि अब आंधी तूफान आने वाला है। लेकिन यदि वही धीरे 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 नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि अब बारिश आने वाली है। ठीक है, तो यानी कि बैरोमीटर देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आंधी तूफान आने वाला है कि बारिश आने वाली है। ठीक है, इसलिए उसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। विशालतम द्वीप समूह कौन सा है? लार्जेस्ट आर्चीपेलेगो। लार्जेस्ट आर्चीपेलेगो तो वैसे तो दुनिया का है ग्रीनलैंड, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। हमको इन ऑप्शन में से चेक कर कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। इनमें से सबसे बड़ा है कौन सा? पपुआ न्यू गिनी, यानी कि ऑप्शन जो डी है, न्यू गिनी जो द्वीप समूह है वो सबसे सेकंड नंबर पे, दुनिया पे ये सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या आता है? ग्रीनलैंड आता है। क्या आता है? ग्रीनलैंड आता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं था, इसलिए क्या सही हो गया? न्यू गिनी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी एक मध्य महासागरीय कटक है, इसे क्या कहते हैं? जब आप मैप उठाएंगे, ठीक है, जब आप मैप उठाएंगे देखेंगे कि जो ये इंडिया के ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे चेक करेंगे जो 90 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है, यहाँ से चेक करेंगे तो ये इसको एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये जो हिंद महासागर है इसको ये एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री ईस्ट रिज बोलते हैं। ईस्ट रिज, रिज का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल में जमीन, जो ये समुद्र का तल था, वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन के कारण पहाड़ जैसी स्थितियां बन गई हैं। क्या? पहाड़, जो कि अब कुछ कुछ ये ऊपर की ओर भी ये दिखने लग गई हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मध्य सागरीय कटक बोला जाता है। ठीक है, मध्य सागरीय कटक का क्या मतलब होता है? ऐसे पहाड़, ऐसे पहाड़ियाँ जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही एक पहाड़ी बे ऑफ बंगाल में पाई जाती है जो कि 90 डिग्री ईस्ट वाली जो लाइन है उसको फॉलो करती है, इसी को लिए इसको बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट रिज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जीव पर रहते हैं उन्हें नीतल जीव के नाम से जाना जाता है। नीतल यानी कि नीतल जीव के नाम से उनको जाना जाता है जो नितल पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? नितल पे। और नितल किसे कहा जाता है? ओशियानिक फ्लोर को क्या बोलते हैं हम? नितल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नितल। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। क्या सही हुआ? ऑप्शन ए, एट ओशियानिक फ्लोर। ठीक है, उस सर्वाधिक बड़ी धारा का नाम बताइए जिसका काला पानी होने के कारण उसे काली धारा कहा जाता है। देखिए, जब आप मैप उठाएंगे, मैप में देखेंगे कि चाइना, ये समझिए चाइना है और यहाँ पे जापान है, इन दोनों के बगल से होकर के एक जो धारा गुजरती है, जो स्ट्रीम गुजरती है, इसको वो बोला जाता है क्या? क्यूरोसियो की धारा। कौन सी धारा? क्यूरोसियो की धारा। ये एक्चुअली गर्म जलधारा है। हमको कहाँ से पता चला ये गर्म जलधारा है? जो भी इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा से पोलर रीजन की ओर जाने वाली जितनी भी धाराएं होती हैं वो सब के सब कौन सी धारा होती है? गर्म धारा होती है। ये भी तो ऐसे है। तो ये जो होती है, ये काला पानी होने के कारण इसी को काला पानी यानी ब्लैक करंट भी कहा जाता है। किसको? क्यूरोसियो की धारा। ये कहाँ पे चलती है? ये जापान के ईस्ट वाले हिस्से से देखेंगे, इसी के बगल से होकर के गुजरती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, वह कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? भूमध्य रेखा को दो बार काटती है तो उस नदी का नाम है कांगो रिवर। कौन सा रिवर? कांगो रिवर। ये कहाँ पे बहती है? जो ये अफ्रीका का जो उच्च भूमि है इसका उत्पन्न वहीं से होता है। कांगो जो देश है, कांगो देश के ये लगभग ये ईस्टर्न वाले हिस्से से निकलता है और ये बहते बहते धीरे से जाकर के अटलांटिक यानी कि अफ्रीका के जो पश्चिम में स्थित जो महासागर है यानी अटलांटिक महासागर, उसमें जाकर के समा जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। और ये अपने रास्ते में जो भूमध्य रेखा पड़ती है उसको दो बार कट करती है। ठीक है, ये ऐसे कट करती है दो बार। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पूछ लिया है भूमध्य रेखा,
अब भविष्य में हो सकता है अब आ जाए कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि जब भी भविष्य में ये वाला क्वेश्चन आए आपसे ये वाला क्वेश्चन न गलत हो। ठीक है, कौन कौन से बताना है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से बहिर्गमन मैदान संबंधित है। देखिए, जो बहिर्गमन मैदान होता है इसी का दूसरा नाम होता है सेंडर। क्या? सेंडर। सेंडर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोजेनिक प्लेन्स। और ये एक्सोजेनिक प्लेन्स जो होता है ये ग्लेशियर द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ये ग्लेशियर द्वारा बनाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। कब? 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र में स्थापित किया गया है। ये देखिए क्या पूछा है, प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। ये उस समय का हाल फिलहाल में स्थापित हुआ था, इसलिए इसको ये ज्योग्राफी में पूछ लिया था। अब ये मुझे नहीं लगता कि इतना फैक्चुअल क्वेश्चन अब दोबारा पूछेंगे। तो ये जब आया था तो ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। कहाँ पे स्थापित हुआ था? ये तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे बात आई है किसकी? आर्द्रभूमि संरक्षण की। तो आप बताएंगे आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन हुआ था रामसर में, जिसके थ्रू आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाने जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारत की प्रथम पानी सुरंग का निर्माण किस शहर में किया गया है? भारत में प्रथम पानी सुरंग का निर्माण जो हुआ है मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये मुंबई में हुआ है। ये बेसिकली जो नॉर्थ मुंबई है और साउथ मुंबई है उसको जोड़ने का काम करने के लिए प्रथम पानी सुरंग का निर्माण किया गया है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है? ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि अब आपको रट गया होगा। ये हम लोगों ने साइंस वाले पोर्शन में भी किया था, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में भी 1-2 बार कर लिया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कुछ ना कुछ करके आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हरित गृह हमने देखा था ना, कि यानी कांच का ऐसा घर है जिसमें सूर्य की लाइट आती है तो वो अपने साथ हीट ले आती है और हीट यहीं कांच के ग्लास के अंदर टैप हो जाती है और ये हीट बाहर नहीं निकल पाती। तो जो अंदर का हिस्सा होता है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब पूरे दुनिया के लिए ये काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो जलवाष्प होते हैं ये जो कांच के सतह की तरह ये काम करते हैं। तो ये जो पूरे दुनिया में टेम्परेचर वृद्धि हो जाती है, तो यानी पूरे दुनिया का टेम्परेचर यानी ग्लोबल टेम्परेचर। तो पूरे ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि को क्या बोलते हैं? वैश्विक तापमान में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदायों की पहचान नहीं की है? निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदायों की पहचान नहीं हुई है आज तक? जब आप 2011 का सेंसस जब यदि आप पढ़े होंगे जनगणना वाला कंसेप्ट, तो आपको पता होगा कि हरियाणा में एक भी एसटी समुदाय नहीं पाया जाता है। कहाँ पे एसटी समुदाय नहीं पाया जाता है? हरियाणा में। हरियाणा पंजाब वाले रीजन में एसटी कम्युनिटी नहीं पाई जाती है। एससी कम्युनिटी पाई जाती है लेकिन एसटी कम्युनिटी हरियाणा पंजाब वाले रीजन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और कल हरियाणा और पंजाब से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, कहाँ पे वन आवरण न्यूनतम पाया जाता है? तो उसमें भी जो ये हरियाणा पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे वन आवरण बिल्कुल नाम मात्र का पाया जाता है। तो इसलिए उसमें भी क्या ऑप्शन सही था? ऑप्शन बी। आज क्या पूछ लिया है? जनजाति समुदाय पूछ लिया है। तो यहाँ पे जनजाति समुदाय नहीं है। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पूर्ण रूप से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? अब आप यहाँ से क्या पकड़ेंगे? अल्पाइन क्षेत्र। अल्पाइन क्षेत्र मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता होगा, है ना। अब देखिए मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है,
नामदफा कहाँ पे स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेओरा घाटी, नेओरा घाटी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो अब ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे बर्फ पड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है फूलों की घाटी यानी कि उत्तराखंड में। तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो भी आप देख लेंगे मैप जब आप उठाएंगे। अब आपको मैप में देखना है कि ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है कौन कौन से सागर से होकर के गुजरती है, कौन कौन से सी से होकर के, ये वाली जो लाइन है सी और ओशियन से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये आप कर लेंगे तो हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन कौन से सी या ओशियन से होकर के गुजरती है, ठीक है। देखिए, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है? हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है? वो है मिल्की वे, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि मिल्की वे का ही भाग है। आकाशगंगा क्या होता है? विभिन्न तारों का एक जो समूह होता है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? आकाशगंगा कह देते हैं। उन सभी का जो समूह होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? आकाशगंगा। और ऐसा ही एक आकाशगंगा है मिल्की वे, जिसका ही हिस्सा क्या है? हमारा सौरमंडल। और सौरमंडल का हिस्सा क्या है? हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी का ही एक हिस्सा है हम लोग, ठीक है। भूकंप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूकंप यानी कि पृथ्वी के हिलने की घटना, पृथ्वी में कंपन होने की घटना को ही तो भूकंप कहते हैं। भूकंप यानी भू का कांप जाना ही। ऐसे ही इंग्लिश टर्म होता है ट्रेमर। क्या? ट्रेमर। ट्रेमर भी इसीलिए यूज होता है। तो ये जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ट्रेमर भी नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? ये देखिए फिर से वाला क्वेश्चन आ गया, हमने इसको पहले भी किया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जो पृथ्वी की जो पपड़ी है उसमें कौन कौन सी जो धातु अधातु है पहले हम उनको लिस्ट कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ठीक है। ये मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ये इसी सीक्वेंस में घटते हुए क्रम में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, ठीक है। उस फिर है ये कैल्शियम, फिर है ये सोडियम, फिर है पोटेशियम। ऐसे ही सीक्वेंस में पाया जाता है। लेकिन अब आपको पता है कि जो ये ऑक्सीजन है ये धातु तो है नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? धातु नहीं है। और सिलिकॉन भी धातु नहीं है। तो यानी कि दो को तो आप निकाल दीजिए। अब इसमें पूछा है कि कौन सबसे अधिक मात्रा में धातु पूछा है ना, तो धातु क्या है? एल्युमिनियम है, आयरन है। तो इसमें से क्या ऑप्शन में सही है? ऑप्शन में एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो ये इसमें से क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। यदि इनको सीक्वेंस से लगाना होता तो पहले नंबर पे क्या आता? एल्युमिनियम आता, दूसरे नंबर पे लोहा आता, तीसरे नंबर पे क्या आता? कैल्शियम आता, चौथे नंबर पे क्या आता? मैग्नीशियम आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? देखिए, ये समझिए हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, तो ये सबसे बड़ी लाइन होती है। उसके ऊपर जो लाइन है वो छोटी होती चली जाती है, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही। जो 90 डिग्री की लाइन होती है वो दोनों ओर क्या होती है? पॉइंट फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि उसकी जो लंबाई होती है वो नगण्य होती है, 0 होती है। और ये जो 0 डिग्री की लाइन होती है ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश जो है वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच की सीमा है, देखिए किसके किसके बीच में पूछा है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में पूछा है। देखिए ये क्रस्ट है, ये अपर क्रस्ट है ऊपर वाले, और नीचे लोअर क्रस्ट है, ठीक है। उसके नीचे क्या है? मेंटल है, ये अपर मेंटल लोअर मेंटल, ठीक है। उसके नीचे क्या है? कोर है, ठीक है। अपर कोर लोअर कोर। तो जो अपर और लोअर
क्रस्ट के बीच में जो मतलब कि डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं कोनार्ड। क्या? कोनार्ड। ठीक है। उसके बाद लोअर और अपर, ये इसके बीच में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं मोहरोविक। ठीक है। फिर ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है उसको बोलते हैं रिपिती। क्या? रिपिती। ठीक है। फिर लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में पाई जाती है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। क्या? गुटेनबर्ग। फिर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको बोलते हैं लेहमान। यानी कि ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि कोनार्ड, मोहरोविक, रिपती, गुटेनबर्ग और लेहमान। यदि आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए कि कुमार गिल, सी को के मान लीजिए। ठीक है। सी को क्या मान लीजिए? के मान लीजिए और इसको बना लीजिए ट्रिक अपना कुमार गिल। ठीक है। के से क्या हो गया? के, यानी इसको आप सी मान लीजिएगा। फिर म से क्या हो गया? एम। र से क्या हो गया? आर। और जी से क्या हो गया? जी। एल, ल से एल निकाल लिया। फिर आपने इसको ऐसे कर लिया कि सी को कोनार्ड, फिर मोहरोविक, फिर रिप्ती, फिर गुटेनबर्ग, फिर लेहमान। अब इसमें क्या पूछा है? अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये दोनों मेंटल हैं, ये दोनों क्या है? क्रस्ट हैं। तो यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो पाई जाएगी वो वाली लाइन क्या होगी? एम, यानी कि मोहरोविक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोहरोविक, यानी मोहो। यानी कि क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर के प्रत्येक 1 डिग्री पर स्थानीय समय में कितना परिवर्तन होता है? 15 डिग्री पे कितना होता है? आप इसको ध्यान रखेंगे, आपको पता होगा ना कि 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आता है। कितने? 15 डिग्री पे एक घंटे का डिफरेंस आता है। अब 12 घंटे के लिए कितने का डिफरेंस आता है? 180 डिग्री। ठीक है। और 24 घंटे में कितने का आता है? 360 डिग्री। ठीक है। ये यहीं से ही आप जुगाड़ लगाना शुरू। 24 घंटे में 360 डिग्री पूरी घूम जाती है पृथ्वी। ठीक है। 24 घंटे में कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री। तो 12 घंटे में कितना घूम रही है? ये 180 डिग्री। ऐसे ही 1 घंटे में कितना घूम रही है? 15 डिग्री। ठीक है। अब हमको कितना निकालना है कि 1 डिग्री में कितना मिनट घूम जाता है। 15 डिग्री में घूमने में कितना लग रहा है? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट। ऐसे ही 1 मिनट घूमने में कितना लगेगा? 60/15, यानी कि 4 मिनट। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। क्वार्ट्ज निम्न 2 तत्वों का बना होता है। देखिए, कल या परसों या पहले सेट में जब हमने किया था तो पूछा था कि इसमें से निम्न में से सिलिका का क्या और कौन सा है? तो हमने क्या बताया था? क्वार्ट्ज। तो वहां पे हमने समझा था कि क्वार्ट्ज किन तो 2 तत्वों से मिलकर बनता है। वो था ऑक्सीजन और सिलिकॉन। किससे था? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। क्वार्ट्ज ही क्या सिलिकॉन का एक और भी है ना, तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए, यही फायदा होता है आपको पीवाईक्यू करने का। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी फॉर्म में आपको पीवाईक्यू से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मिल रहा है, वहां पे पूछा था कि सिलिका किसका और है, यहाँ पे पूछ लिया कि क्वार्ट्ज किन 2 तत्वों से मिलकर बना है। तो घुमा करके बात तो एक ही पूछना चाह रहा है ना, क्वार्ट्ज के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो। निम्न में से कौन सा लक्षण वल्कनाइजेशन का उत्पाद है? वल्कनीकरण का उत्पाद है, यानी वोल्केनिज्म का एक हिस्सा है। देखिए, वैसे तो ये जो ये होता प्रवाल जो होता है, इसका मेन जब आप एग्जैक्ट इंग्लिश देखेंगे तो लावा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एटॉल। ठीक है। क्या होना चाहिए? एटॉल। एटॉल मेनली बनता है किससे? जो ये मूंगा की चट्टानें होती हैं उनसे बनती हैं। लेकिन कभी कभी जो ये मतलब कि वोल्केनिक इरप्शन होता है समुद्र में, उससे भी एक घोड़े की नाल या अंगूठी जैसी संरचना बन जाती है, उसको भी हम एक वल्कनीकरण का उत्पाद मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है। क्योंकि भूसन्नति तो भाई कोई भी कहीं से भी वल्कनीकरण का उत्पाद बिल्कुल नहीं लग रहा है, रिज भी नहीं लग रहा। वोल्केनिक माउंटेन, वलित पर्वत का इंग्लिश में वोल्केनिक माउंटेन नहीं नाम होता, इसका होता है फोल्ड माउंटेन नाम होता है ना। इसका क्या नाम होता है? फोल्ड माउंटेन। तो ए बी डी नहीं हो सकता, तो सी ही ऑप्शन में ही ये
मतलब ये एग्जैक्टली सी सही नहीं है। ये क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो सी सही नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार मतलब इस बात को ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा है कि वोल्केनिज्म का उत्पाद है कि नहीं। जो ये एटॉल होता है ये मूंगा की चट्टानों से बनता है, लेकिन यदि कोई वोल्केनिक इरप्शन के कारण बनी हुई चट्टान है और वो घोड़े के नाल या फिर अंगूठी के जैसा समुद्र से बाहर निकल कर आ गया है, समझिए कि ये समुद्र है एक, इसमें एक ऐसे अंगूठी के आकार या घोड़े के नाल के आकार ये समुद्र से ऐसे बाहर हल्का सा दिखने लग गया, ऐसी परिस्थितियां बनी, इसको भी हम मान लेते हैं कि ये प्रवाल है। ठीक है, इसके आधार पर सी ऑप्शन सही है, वरना ये सही नहीं होता। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मतलब कि गलत था और इसको बाहर कर देना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट वालों ने ऐसा नहीं किया और इसका ऑप्शन सी माना। तो हम जो उन्होंने लॉजिक लगाया था वो यही लॉजिक लगाया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहिर्जात बल किससे संयोजित होते हैं? बहिर्जात बल यानी कि पृथ्वी पर हो रहे उठापटक, यानी कि किसी भी चीज के लिए वो बल जो इस पे उठापटक के लिए जिम्मेदार हैं और वो बाहर से कहीं से लग रहे हैं। अब पृथ्वी के बाहर से कहीं लग रहे हैं तो ये अर्थ है, अर्थ के बाहर से कौन फोर्स लगाएगा? वोल्केनिक एक्टिविटी तो ये अंदर से ही फोर्स लगाएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस ये भी नहीं होगा, जियोस्फीयर ये भी नहीं होगा। जो वायुमंडल होगा इससे हवा चलेगी, इससे भी इरप्शन हो सकता है। पवन मतलब कि लहर चली, समुद्र की लहर चल रही है, उससे भी नुकसान हो सकता है पृथ्वी की सतह को। पानी बह रहा है, उससे भी हमारी जो नई नई स्थलाकृतियां बनती हैं। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है वायुमंडल है वो क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्स के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए आज के हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू।